चलिए भाई शुरू करें फिर चर्चा आज की। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आज की मुलाकात में, आज के इस एमसीक्यू सीरीज के सेशन में। मॉड्यूल सी पर हम लोगों की बातचीत चल रही थी, मॉड्यूल सी पर आज हम लोगों की वापस बातचीत हो रही है। मॉड्यूल सी के कुछ क्वेश्चंस आज भी हम डिस्कस करेंगे और रोज की तरह मेरी पूरी कोशिश आज भी आपके साथ होगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया जाए ताकि नया क्वेश्चन बने तो भी आपके पास आंसर मौजूद हो। मैं फिर से आपको बता दूं, ये एमसीक्यू सीरीज आपके नवंबर दिसंबर सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए शुरू किया गया है। इस एमसीक्यू सीरीज में आपके पूरे सिलेबस के सारे मॉड्यूल की सारी यूनिट से एमसीक्यू लाए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एमसीक्यूज हैं, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एमसीक्यूज हैं, इसलिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीरीज पर बातचीत की थी, अब एमसीक्यू सीरीज है। एक और मैं आपको योजना बता दूं, जैसे ही ये एमसीक्यू सीरीज खत्म होगा, सारी चीजें जैसे हम कवर कर लेंगे, एमसीक्यू जैसे ही ये समाप्त होगा, आपके साथ एक नई चीज शुरू कर दी जाएगी और वो नई चीज होगी आपकी मैराथन क्लासेस। तो मैराथन क्लासेस के साथ भी हम लोग आएंगे, आपके एग्जाम के पहले पहले तक आप तक सारी की सारी चीजें पहुंचा दी जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहें, पढ़ते रहें, सारी चीजें आप तक पहुंचा दी जाएंगी। क्लियर है? तो शुरू करें। आज आपके मॉड्यूल सी की 6th क्लास है जिस पर हमारी बातचीत हो रही है। आज की शाम का सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द ट्रिब्यूनल विद एंड सच ऑफ अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज एज दैट गवर्नमेंट में थिंक फिट। क्लियर है? तो देखिए यहां पर बात की गई है डीआरटीज के बारे में। डीआरटी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए पहली बात तो आपके डीआरटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं और डीआरटी में चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन डीआरएटी में होगा और डीआरटीज में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इनके अलावा कुछ और ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है इतनी बात? सवाल ये पूछा जा रहा है, अगर आपने कल वाली क्लास जो बीती हुई क्लास है, अगर आपने उसको ठीक से देखा होगा तो वहां पर इस ऑफिसर का नाम आया था। मैंने विधिवत बताया था कि इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे तो फिर कितने दिनों में आप जाके डीआरटी में अपील कर सकते हैं, या ये ऑफिसर अगर रिकवरी करना चाहता है तो उसका क्या 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 तरीके हो सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं रिकवरी के। तो आपको इसका आंसर विधिवत पता होगा अगर आप सारी क्लास देख रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, प्रोवाइड करता है ट्रिब्यूनल को सच ऑफिसर्स, है ना, अदर ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज, जैसा वो ठीक समझता है। इनमें क्या क्या होते हैं, वन और मोर रिकवरी ऑफिसर, एक या एक से अधिक रिकवरी ऑफिसर होता है, या 3 रिकवरी ऑफिसर होते हैं, या 2 रिकवरी ऑफिसर होता है, या 1 रिकवरी ऑफिसर होता है। क्लियर है? रिकवरी ऑफिसर्स वो होता है जो आदेश आने के बाद रिकवरी को प्रोसीड करता है, जो सेल या रिकवरी को प्रोसीड करता है वो रिकवरी ऑफिसर कहलाता है। अब हर डीआरटी के पास रिकवरी ऑफिसर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर डीआरटी के पास होगा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि रिकवरी ऑफिसर 2 डीआरटीज को देख रहे होते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो कितने रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है। पर्याप्त समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पर ले लिया है। आप लोगों में से जिनका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पर 1 रिकवरी ऑफिसर है, उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हर डीआरटी के साथ एक रिकवरी ऑफिसर को अटैच किया जाता है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, ऐसा मैंडेटरी नहीं कि हर डीआरटी के पास एक रिकवरी ऑफिसर होगा। कई बार एक रिकवरी ऑफिसर 2 डीआरटीज को भी देख रहा होता है, लेकिन यह है कि हर डीआरटी के पास एक रिकवरी ऑफिसर होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कैन द डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू फाइल एन अपील विच इज टिपिकली 50% ऑफ द अदर डेट। ये कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि जब भी आप डीआरटी के अगेंस्ट डीआरएटी के पास अपील करते हैं तो आपके पास 30 दिनों का टाइम होगा। पहली बात तो टाइम फिर से याद कर लीजिए, ये कल भी मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने चर्चा किया था कि डीआरएटी आपके मुकदमे को तब सुनेगा जब डीआरटी ने जितना अमाउंट आपको कहा उसका 50% आप प्री डिपॉजिट कर देंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये 50% कम करके 25% तक किया जा सकता है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सी कंडीशन में ये जो 50% वाला अमाउंट है इसको 25% तक कम कर सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, किस कंडीशन में वो इस अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है 25% तक। व्हेन द बोरोअर इज इंसॉल्वेंट, जब बोरोअर इंसॉल्वेंट होगा तब, या व्हेन द ट्रिब्यूनल इज कन्विंस्ड दैट द डिपॉजिट वुड कॉज, है ना, अंडर हार्डशिप, या जब उसको ऐसा लगता है कि जो डिपॉजिट है वो हार्डशिप है, उसके लिए देना कठिन है, वो नहीं दे पाएगा, तो इसको 25% तक कम किया जा सकता है। लेकिन जब वो सेटिस्फाई होता है, वो कन्विंस्ड होता है, वो सेटिस्फाई, डीआरएटी जब कन्विंस्ड होगा तब। सी कह रहा है व्हेन द बैंक अग्रीज टू रिड्यूस द डिपॉजिट, या जब बैंक अग्री होता है, जिसका वो डेट है, जब बैंक अग्री होता है कि हाँ आप इसको रिड्यूस कर सकते हो तब। डी कह रहा है व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर्स अ रिडक्शन, या जब हाई कोर्ट डीआरएटी को ये रिडक्शन करने के लिए आदेश देता है तब। क्या दुरुस्त आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्वेश्चन
नंबर 2 के लिए सही आंसर क्या होगा भैया? आंसर करते चलिए। मैंने सब कुछ आपको विधिवत बताया, अगर आप सारी क्लासेस देख रहे हैं तो आपके लिए आराम से मामला समझ में आ जाएगा। 25% तक रिकॉर्ड दर्ज करके रिड्यूस किया जा सकता है तब जब डीआरईटी को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए, यानी जब वो सेटिस्फाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जिन्होंने भी बी आंसर किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस इफ एन अपील इज नॉट फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड 30-day पीरियड टू द डीआरईटी अगेंस्ट अ डीआरटी अंडर द आरडीबी एक्ट 1993। अब आपको पहले पता है कि अगर आप डीआरटी के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं डीआरटी के पास तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। यह आपको पहले से ही पता है भैया, कई बार हम लोगों ने इस पे सवाल देखा है। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या होगा अगर आप अपील फाइल नहीं करते हैं डीआरटी के अगेंस्ट, डीआरटी के पास जो स्टिपुलेटेड टाइम है 30 दिनों के अंदर, अगर आप 30 दिनों के अंदर अपील फाइल नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा वहां पर? द अपील कैन नेवर बी फाइल्ड, अपील उसके बाद दोबारा कभी फाइल नहीं की जा सकती है। क्या एक चांस बन सकता है? सवाल ये पूछा जा रहा है। द अपील इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, अपील को ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड माना जाता है। द हाई कोर्ट कैन इंटरवीन टू अलाउ द अपील, अपील को अलाउ करने के लिए हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। या डीआरटी कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स डिस्क्रिशन, डीआरटी क्या कर सकता है? डीआरटी क्या कर सकता है? अपने विवेक पर थोड़ा और आपको अतिरिक्त समय दे सकता है। पहले तो 30 दिन का टाइम होगा, लेकिन अगर आप नहीं फाइल कर पाते हैं तो डीआरटी, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अपने विवेक पर, अपने डिस्क्रिशन पर आपको अतिरिक्त समय दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या सही आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दुरुस्त आंसर बनेगा भाई? आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या सही आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दुरुस्त आंसर बनेगा? और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर 30 दिनों के अंदर आप नहीं जमा कर पाते हैं, नहीं अपील कर पाते हैं तो डीआरईटी के पास ये अधिकार होता है कि आपको कुछ वो एक्स्ट्रा समय दे सकता है। अगर आप डीआरईटी को ये सेटिस्फाई कर ले जाते हैं, साहब मैं इस वजह से इन 30 दिनों के अंदर नहीं आ पाया, तो आपको डीआरटी टाइम एक्सटेंशन दे सकता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। अंडर द आरडीबी एक्ट 1993 पेंडिंग केसेस रिलेटेड टू डेट रिकवरी दैट आर ऑलरेडी इन सिविल कोर्ट आर ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन फिर से समझो। अंडर द आरडीबी एक्ट 1993 पेंडिंग केसेस रिलेटेड टू द डेट रिकवरी दैट आर ऑलरेडी इन सिविल कोर्ट आर ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। क्या होता है? देखिए डीआरटी तो डीआरटी और डीआरटी 1993 में आए। लोन तो उसके पहले से डूब रहा था, लोन तो उसके पहले से रिकवरी हो रही थी, लोन तो ग्राहक पहले से भी लेके जा रहा था, तो मुकदमा तो पहले भी चल रहा होगा ना। लेकिन डीआरटी डीआरटी के आने के पहले मुकदमा चलते थे सिविल कोर्ट में। तो मान लो अगर कोई केस सिविल कोर्ट में अभी पेंडिंग है और डीआरटी आ चुका है, सिविल कोर्ट में अगर कोई मामला अभी पेंडिंग है और अब डीआरटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका, तो वही ये कह रहा है कि अंडर द आरडीबी एक्ट के अंतर्गत अगर पेंडिंग केस है, पेंडिंग केस रिलेटेड टू द डेट रिकवरी से रिलेटेड अगर कोई पेंडिंग केस है ऑलरेडी जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसे किस अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या डीआरटी को कर दिया जाएगा, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को कर दिया जाएगा? क्या आंसर होगा यहां पर? अब थोड़ा सा आप अपना विवेक लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर यहां पर अपने आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा इसका सही आंसर। और आपको पहले यह बात मालूम होनी चाहिए कि डीआरटी और डीआरईटी दोनों स्पेशल कोर्ट इसीलिए बनाए गए थे आरडीबी एक्ट के अंतर्गत, ताकि सिविल कोर्ट के मामले हल्के हो सकें और इनकी मामले की सुनवाई तेजी से हो सके। एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही ये काम करते हैं। तो आपका मामला अगर पेंडिंग केस और डीआरटी आ चुका है तो आपका मामला डीआरटी को ट्रांसफर किया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जिन्होंने भी सी आंसर किया है, आप सभी ने मित्रों ने सी आंसर बिल्कुल सही किया। अब आप कहोगे सर ये बताओ डीआरईटी के पास क्यों नहीं जाएगा? तो भैया डीआरईटी के पास आप सीधे मामले लेके जा ही नहीं सकते, डीआरटी के विरुद्ध, डीआरटी के अगेंस्ट आप डीआरईटी के पास जाते हैं। क्लियर हो गई? तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? As per the RDB Act 1993, when a case is transferred to the DRT from a civil court, the tribunal proceeds from। अब देखो यहां पर पहले क्वेश्चन पर क्या कहा गया कि कोर्ट में अगर पेंडिंग केस है तो किसके पास ट्रांसफर होगा? आपने कहा डीआरटी। अब अगला क्वेश्चन उसी का एक्सटेंशन है, अगला क्वेश्चन उसी का अगला हिस्सा है। क्या कह रहा है? देखो एक एक बात पे क्वेश्चन बनाया गया भैया, एक एक पॉइंट पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनाया गया है, उसी का ये एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन उसी का एक्सटेंशन है कि आरडीबी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई ट्रांसफर हुआ है केस डीआरटी को सिविल कोर्ट से डीआरटी को गया है, तो ट्रिब्यूनल प्रोसीड कहां से करेगा?
तो जो ट्रिब्यूनल है वो केस की सुनवाई कहां से करेगा? पहले कोई पेंडिंग केस था जो सिविल कोर्ट में चल रहा था, क्यों चल रहा था? क्योंकि डीआरटी डीआरटी जैसे कोर्ट आए ही नहीं थे, अब आ गए हैं तो पेंडिंग कोर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वहां पर। तो जो पेंडिंग केस है उसकी सुनवाई, वो प्रोसीडिंग्स कहां से शुरू होगी? द बिगिनिंग ऑफ द केस, फिर से शुरू करेंगे हम, या द स्टेज एट विच द केस वॉज ट्रांसफर, या उस स्टेज से जहां से केस ट्रांसफर, मतलब जहां तक सुनवाई हो चुकी है उसके बाद से सुनवाई होगी, उस स्टेज से जहां से केस ट्रांसफर हो वहां से देखेंगे, या आफ्टर अ न्यू इन्वेस्टिगेशन, या एक नई इन्वेस्टिगेशन ही शुरू करेंगे, या फ्रॉम एन एपिलेट रिव्यू, या एपिलेट पहले रिव्यू करेगा कहां से शुरू करना चाहिए वहां से शुरू करेंगे। क्या इसके लिए दुरुस्त आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी आप लोग ठीक से सोचेंगे तो आपको आंसर बहुत विधिवत तरीके से मिल जाएगा भैया। आंसर क्लियर है? आंसर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई भी पेंडिंग केस किसी नए कोर्ट में जाता है तो सुनवाई वहां से होती है जहां से कोर्ट में वो पेंडिंग केस ट्रांसफर हुआ है। यानी यहां पर ये वाला ऑप्शन कहां पर लिखा गया? ऑप्शन बी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया भैया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस अ केस इज ट्रांसफर टू द डीआरटी अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आरडीबी एक्ट, और केस ट्रांसफर की बात कहां पर की गई? आरडीबी एक्ट के सेक्शन 31 में की गई है। अगर आरडीबी एक्ट के अंतर्गत एक बार केस ट्रांसफर हो गया है डीआरटी के पास, तो द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द केस विदिन व्हाट टाइम फ्रेम? तो अगर पेंडिंग केस एक बार ट्रांसफर हो गया डीआरटी के पास, तो कितने दिनों के अंदर डीआरटी उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा? कितने दिनों के अंदर उसको उसकी सुनवाई समाप्त कर देनी है? 6 महीने के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, 180 दिनों के अंदर, या नो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, या ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम है ही नहीं? क्या होगा इसके लिए सही आंसर? अब देखो, इस वाले क्वेश्चन पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा बेस क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा बेस है। यहां पर दिनों की संख्या है, तो इस क्वेश्चन पर मैं आपको आंसर कर दूं, लेकिन 10 सेकंड का और टाइम ले लेते हैं, हो सकता है आप में से कोई इसका सही आंसर कर रहे हो। क्लियर? और बिल्कुल आप लोग सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही आंसर होगा भैया? आंसर करिए, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त आंसर है कि अगर एक बार ट्रांसफर हो गया है तो 180 दिनों के अंदर उसे क्या कर दिया जाएगा? रिजॉल्व कर दिया जाएगा। क्या ये टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है? हाँ, कुछ विशेष कंडीशंस में टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनिशियल टाइम पीरियड 180 दिन होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ कंपनी इज अंडर वाइंडिंग अ प्रोसेस वेदर हाई कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बैंक टू प्रोसीड अगेंस्ट इट बिफोर डीआरटी। देखो क्या कह रहा है, अ कंपनी इज अंडर वाइंडिंग अ प्रोसेस। कोई कंपनी है, अगर वो वाइंडिंग अप प्रोसेस में है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, उस प्रोसेस में है, तो वेदर हाई कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बैंक टू प्रोसीड अगेंस्ट बिफोर डीआरटी। तो क्या कोर्ट परमिशन की आवश्यकता होती है बैंकों के लिए कि भैया पहले जाओ कोर्ट से परमिशन लेके आओ तब आप डीआरटी के पास जाके मुकदमा करेंगे अगर कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रही है? तो कहा जा रहा है यस, अ कंपनीज एक्ट स्पेशली प्रोवाइड्स, है ना, टू दैट इफेक्ट। हाँ, ऐसा करना होगा, कंपनीज एक्ट स्पेशली ये प्रोवाइड करता है। बी करा नो, एज द डीआरटी एक्ट बीइंग अ स्पेशल लॉ हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द अदर। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीआरटी आने के बाद सिविल मामले, मतलब सिविल कोर्ट ऐसे मामलों को सुनता ही नहीं है, वो सब डीआरटी को ट्रांसफर कर दिए गए, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाता है किसके पास? डीआरटी के पास। सी कह रहा है डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कौन से स्टेज पर वाइंडिंग अप हो रहा है। डी कह रहा है नो परमिशन बट अकरेंस ऑफ हाई कोर्ट रिक्वायर्ड, है ना, कंकरेंस, है ना, अकरेंस मैंने पढ़ लिया। कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंकरेंस हाई कोर्ट का वो रिक्वायर्ड होता है। क्या इसके लिए दुरुस्त आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या सही आंसर होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या सही आंसर होगा? एक एक करके आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दुरुस्त आंसर क्या होगा? पर्याप्त समय हम लोगों ने ले लिया, और एक बात याद रखिएगा भैया, डीआरटी और डीआरटीज लाए ही इसीलिए गए थे ताकि सिविल कोर्ट में ये मामले ना जाए। जब डीआरटी आ चुका है तो सिविल कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधे डीआरटी के पास जा सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो बी आंसर होगा। नहीं, किसी परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि डीआरटी के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एवरी शूट और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट इमीडिएट बिफोर द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट शैल स्टैंड ट्रांसफर ऑन दैट डेट ऑफ सच ट्रिब्यूनल। देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर जैसे ही क्वेश्चन सुनोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका तुरंत आंसर पता चल जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन सुनेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग था इस डीआरटी के स्टैब्लिश होने के पहले सिविल कोर्ट के पास या किसी भी कोर्ट के पास, डीआरटी के स्टैब्लिशमेंट के पहले किसी भी कोर्ट के पास अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग था,
तो डीआरटी बनने के तुरंत बाद वो केस पेंडिंग जो है, पेंडिंग केस वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा डीआरटी को। क्या ये कथन स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो पीछे वाला अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट ठीक से सुना होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर पता होगा। क्या होगा इसके लिए सही आंसर? आंसर करिए भैया, क्या होगा इसके लिए सही आंसर? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर करो भाई। आंसर चेक करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए भैया, क्या इसका सही आंसर होगा? दुरुस्त आंसर क्या होगा? क्लियर है? अभी पीछे पड़ा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो भी पेंडिंग केसेस हैं डीआरटी आने के बाद वो क्या कर दिए जाएंगे, ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और ट्रिब्यूनल उसी स्टेज से शुरू करेगा जिस स्टेज से उसको ट्रांसफर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? इफ देयर इज अ डिक्री और ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट बिफोर कमिंग इनटू ऑपरेशन द डीआरटी एक्ट एंड द डिक्री और ऑर्डर इज नॉट येट एग्जीक्यूटेड, द डिक्री होल्डर मे नॉट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर इशू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ये इस बार फिर से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन को आपको पहले हिंदी में विधिवत समझा देता हूं। देखो, डीआरटी नहीं आया है, कोई केस सिविल कोर्ट में चला और सिविल कोर्ट ने उस पर डिक्री दे दी, मतलब आदेश दे दिया है, मतलब वो मामला पूरा हो चुका है, सिविल कोर्ट ने सुन लिया और उस पर डिक्री दे दी, लेकिन डिक्री को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, मतलब डिक्री पर अभी काम हुआ नहीं है, डिक्री का पालन नहीं किया गया, अभी डिक्री अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है और डीआरटी आ गया। तो आदेश दे दिया उसने, डिक्री दे दी, लेकिन डिक्री अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है और डीआरटी आ गया। तो सवाल, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीआरटी आने के बाद बेसिकली जो ऑर्डर आया था उसके लिए रिकवरी का आदेश डीआरटी से जाके आप नहीं ले सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस या नो, सही है या नहीं सही है? डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट जो कि डिक्री में मेंशन है, या डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रिक्ट जज डिस्क्रिप्शन, या डिस्ट्रिक्ट जज के विवेक पर स्थित है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है भैया कि डिक्री आ चुकी थी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो क्या आप डीआरटी आने के बाद कह सकते भैया डिक्री है, इसको रिकवरी आदेश में कन्वर्ट करके हमें रिकवरी का आदेश दे दो? क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आंसर है, देखिए अभी इसका मैं आंसर मैं ही कर दे रहा हूं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि आप ऐसा नहीं करवा सकते हो। मे नॉट अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो, रिकवरी में उसको रिकवरी आदेश में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या है? सही स्टेटमेंट नहीं है। नो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहां पर क्या लिखा है? मे नॉट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर इश्यू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट। नहीं भैया, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, आप अप्लाई कर सकते हैं रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए। आपको डीआरटी उस डिग्री के बदले रिकवरी सर्टिफिकेट दे देगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नो आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डिसमिस अ केस फाइल्ड बाय बैंक अंडर द आरडीबी एक्ट 1993? भैया डीआरटी इनमें से कौन से सर्कमस्टेंसेस में बैंक ने अगर कोई केस फाइल किया है डीआरटी के पास तो उसको डिसमिस कर देगा? इफ द केस इन्वॉल्व्स डेट मोर देन 20 लाख, अगर कोई मामला है जो 20 लाख से ऊपर का मामला है तो डिसमिस कर देगा। या इफ द बोरोवर इज नॉट विलिंग टू सेटल, या बोरोवर सेटल करने के लिए विलिंग नहीं, बोरोवर चाहता ही नहीं कि मामला सेटल हो, तो खैर ये तो खैर मामला होगा नहीं, तुम चाहो चाहे ना चाहो, हमें तो हमारा पैसा चाहिए ना भैया जब तुमको लोन दिया। या इन द केस इन्वॉल्व डेट लेस देन 20 लाख, या अगर कोई ऐसा केस है जो 20 लाख से नीचे का है। या डी करा नन ऑफ द अबव, डी करा नन ऑफ द अबव, तो कौन से केस में वो डिसमिस कर देगा, कौन से मामले में डिसमिस कर देगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या बनेगा? कौन से केस में? चलो इस पे भी हम लोगों ने आंसर करिए भैया, इस पे भी हम लोगों ने पर्याप्त समय ले लिया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डीआरटी के पास वही मामले जाते हैं जो 20 लाख से ज्यादा के होंगे। मोर देन 20 लाख का जो मामला होगा वही जाएगा। तो इन द केस ऑफ इन्वॉल्व मोर देन 20 लाख, नहीं 20 लाख से ऊपर का मामला होगा तब तो वो डिसमिस करेगा नहीं, क्योंकि वही मामले उसके पास जाते हैं, तब तो वो सुनवाई करेगा, है ना। 20 से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर 20 लाख से कम मामला है तो वो डिसमिस कर देगा। 20 लाख से कम के मामले नहीं जाते हैं, इसलिए सी आंसर इज द राइट आंसर। सी आंसर इज द राइट आंसर। सी आंसर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं भैया, आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आपने इस ऑफर का पूरा पूरा लाभ ले लिया होगा। आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं जो कि आपके लिए शुरू किए गए हैं। नए बैचेस और भी अभी आपके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। दिवाली ऑफर आपके लिए आया था जिस पर 20% का आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा था। क्लियर है? इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई थी जिस पर आपको 20% का लाभ भी मिल रहा था, जिस पर आपको 20% का फायदा मिला हुआ है।
20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिला हुआ है। इसके अलावा भैया आप हमारे फाउंडेशन बैच, हमारे एमसीक्यू बैच सब में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इलेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्टिव पेपर यहां पर आप देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है, एचआरएम और सेंट्रल बैंकिंग। 2 और इलेक्टिव पेपर आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से 2 इलेक्टिव पेपर आपको मिल जाएंगे भैया? रूरल बैंकिंग, इनकी भी क्लासेस आपको हमारे यहां मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो रिस्क मैनेजमेंट की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? और अगर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है तो सिंगल सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। चारों कंपलसरी पेपर आपको यहां पर दिख रहे होंगे, सारे कंपलसरी पेपर आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर कोई एक सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सिलेबस को लेके, टॉपिक को लेके, किसी यूनिट को लेके, किसी चैप्टर को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए इस डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप के क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आप मुझसे जुड़ जाएंगे। या टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, मैं इस माध्यम से भी आपसे मिल जाऊंगा। क्लियर है? तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। अभी आपसे मॉड्यूल सी पर और भी बहुत सारी बातें होने वाली है, विधिवत हम लोग बातचीत करेंगे, पूरा एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, थैंक्स अ लॉट।